गुड डे स्टूडेंट्स। हम देख रहे थे एमए फाइनल की क्लास में भारतीय संघवाद की प्रकृति, और हमने देखा कि भारत एक संघ राज्य है। इसके संदर्भ में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। कई विद्वान मानते हैं कि भारत एक पूर्ण संघ राज्य है, और कुछ विद्वानों का कहना है कि भारत एक अर्ध संघ राज्य है। कतिपय विद्वान यह भी मानते हैं कि भारत संघात्मक कम एकात्मक राज्य है, और इसका एक बड़ा कारण है कि भारतीय संविधान में जहां संघात्मक लक्षणों को स्थान दिया गया है, वहीं कतिपय एकात्मक लक्षण एकात्मक लक्षण भी विद्यमान है। और इसी वजह से विद्वानों में ये मतभेद है कि भारत एक पूर्ण राज्य है, पूर्ण संघ राज्य है अथवा एकात्मक राज्य है। और इसी संदर्भ में हमने देखा भारतीय संघ में विद्यमान संघात्मक लक्षणों को। आज हम देखते हैं भारतीय संविधान में विद्यमान एकात्मक लक्षणों को। भारतीय संविधान में कतिपय एकात्मक लक्षणों की वजह से ही, कतिपय विद्यमान एकात्मक लक्षणों की वजह से ही भारतीय संविधान को संघात्मक कम एकात्मक राज्य का दर्जा दिया जाता है। भारतीय संविधान के संबंध में कहा जाता है कि संविधान में संघात्मक सिद्धांतों की नृशंसतापूर्ण हत्या की गई है। संविधान सभा में श्री पीटी चाको का कहना है, पीटी चाको ने कहा कि जो संविधान सभा ने निर्मित किया है वह शरीर से संघात्मक है किंतु आत्मा से एकात्मक है। सभी शक्तियां संसद को प्रदान कर दी गई है और व्यवहारतः राज्य विधानमंडल को कोई शक्तियां प्रदान ही नहीं की गई हैं। इसी तरह पीएस देशमुख का कहना है कि जो संविधान बना है वह संघात्मक की अपेक्षा एकात्मक अधिक है। श्री बीएन गुप्ता ने कहा कि नए संविधान के अंतर्गत भारत संघात्मक राज्य न होकर केंद्रीयकृत एकात्मक राज्य होगा। प्रोफेसर एसपी अय्यर के अनुसार भारतीय संविधान को, जो कि दक्षिण अफ्रीका के समान है, यदि आवश्यक हुआ तो एकात्मक संविधान कहा जा सकता है, किंतु इसे किसी भी हालात में अर्धसंघ नहीं कहा जा सकता। तो अधिकांश विद्वानों या ये कहना कि भारत एक संघात्मक राज्य नहीं है, इसका बड़ा कारण भारतीय संविधान में विद्यमान एकात्मक तत्व हैं। ये एकात्मक तत्व कौन कौन से हैं, इस पर हम विचार करते हैं। भारतीय संविधान व राजनीतिक व्यवस्था में दो प्रकार के एकात्मक तत्व दिखाई देते हैं। पहला है भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व। ये वे तत्व हैं जिन्हें भारतीय संविधान में स्थान दिया गया है। यूनिटरी फीचर प्रेजेंट इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि भारत में जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है तो भारत की एकता भंग हो जाती है और भारत पराधीन हो जाता है। अतः संविधान निर्माताओं ने केंद्रीय सत्ता को अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। यह कार्य न्यायिक व्याख्या द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर नहीं छोड़ा गया। बेंजामिन स्कूरफील्ड ने लिखा है कि भारतीय संघ जिस समस्या से ग्रस्त है वह है आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं तथा प्रादेशिकता की संकीर्ण भावनाएं, जिनके समाधान के लिए केंद्रीय सरकार के पास समुचित शक्तियां होना अपरिहार्य था।
और इसी समस्या के निदान हेतु भारत में भारतीय संविधान में एकात्मक तत्वों को स्थान दिया गया। भारतीय संविधान के अंतरंग में कौन-कौन से एकात्मक तत्व उपस्थित है, यानी भारतीय संविधान में जिन एकात्मक तत्वों का उल्लेख है उन पर हम विचार करते हैं। सबसे पहला है इकहरी नागरिकता। भारतीय नागरिक का वन कंट्री वन पीपुल के आदर्श की स्थापना करता है। भारतीय संविधान नागरिकता के वन कंट्री वन पीपुल के आदर्श की स्थापना करता है। प्रोफेसर के.बी.वी. राव ने संविधान सभा में कहा था, संघ राज्यों की सबसे बड़ी कसौटी यह है कि एकक के रूप में राज्य के अपने नागरिक हैं या नहीं, जिन पर अनन्य रूप से राज्य के कानून लागू होते हैं। इस दृष्टि से हमारे राज्य इंग्लैंड के स्वायत्त शासी राज्यों से अच्छी हालत में नहीं है। हमारे यहाँ केवल एकल नागरिकता है। इस दृष्टि से हमारी इकाइयों का दर्जा अमेरिका की इकाइयों के स्तर से नीचे है। स्पष्ट है कि एकात्मक शासन जहाँ होता है वहाँ राज्यों को नागरिकों को इकहरी नागरिकता होती है, लेकिन जहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है वहाँ नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है। एक केंद्रीय सरकार, केंद्रीय राज्य या संघ राज्य की नागरिकता और दूसरी उस राज्य की नागरिकता जिस राज्य का निवासी नागरिक होता है और उस राज्य के कानून उस नागरिक पर लागू होते हैं। लेकिन हमारे संविधान में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। हम कहते हैं हमारा संविधान संघात्मक संविधान है, लेकिन नागरिकता की दृष्टि से इकहरी नागरिकता दिए जाने के कारण कई विद्वान इसे एकात्मक राज्य की संज्ञा देते हैं। यह भारत की विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं द्वारा प्रयत्न किया गया कार्य था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने समझबूझ के नागरिकता के संदर्भ में इकहरी नागरिकता की स्थापना भारतीय संविधान में की। दूसरे जो एकात्मक लक्षण है वह है शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में। संविधान में शक्ति संतुलन केंद्र की ओर झुका हुआ है। सबसे ज्यादा विषय व महत्वपूर्ण विषय केंद्रीय सूची में रखे गए हैं। केंद्र राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार रखता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं, लेकिन दोनों में केंद्र और राज्य के कानूनों में विरोधाभास होने पर केंद्र के नियम मान्य होंगे। राज्य के नियम उसी मात्रा में निरस्त हो जाते हैं जिस मात्रा में वे केंद्र के नियमों से विपरीत होते हैं। अवशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में हम देखते हैं कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। संविधान निर्माताओं ने देश की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों के कारण शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करने का लक्ष्य रखा और इसी वजह से केंद्र को अधिक और महत्वपूर्ण शक्तियां सौंपी गई और राज्य सूची के विषयों पर भी कुछ अधिकार केंद्र को दिए गए। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट कहा है, मैं सन 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्र से भी अधिक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना के पक्ष में हूँ। के.एम. मुंशी ने संविधान सभा में कहा था कि तथ्य यह है कि भारत के महान दिन वे थे जब देश में
शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति थी और सबसे बुरे दिन वे थे जबकि केंद्र को प्रांतों की शक्ति द्वारा कमजोर किया जा रहा था और इसकी अवज्ञा हो रही थी। यानी जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई है, तब तक भारत की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता खतरे में पड़ी है। अतः संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने का कार्य किया। डॉक्टर सुभाष कश्यप के अनुसार संघ सूची में 97 विषय है और वह तीनों सूचियों में सबसे लंबी है। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार जब चाहे तब कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त भी अवशिष्ट शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित है। इस तरह हम देखते हैं कि शक्तियों के बंटवारे के मामले में केंद्र अधिक शक्तिशाली है और कई संदर्भों में वह राज्य सूची के दायरे का भी अतिक्रमण करता नजर आता है। तीसरा एकात्मक लक्ष्य है संघ व राज्यों का एक ही संविधान। यह एक तथ्य है कि जहां संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, वहां संघ व राज्यों के अपने अपने अलग अलग संविधान होते हैं। जैसा कि अमेरिका में या दुनिया के अन्य संघात्मक राज्यों में संघ व राज्य के अलग अलग संविधान पाए जाते हैं, किंतु भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाते हुए भी संघ व राज्यों के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है। भारत में संघीय राज्यों के समान दोहरे संविधान की प्रणाली को नहीं अपनाया गया है। भारत में संघ के संविधान में ही राज्यों का संविधान अंतर्निहित है और यही वजह है कि भारत का संविधान इतना विस्तृत और लंबा संविधान है कि वह केंद्रीय संविधान में ही राज्यों के राजनीतिक, प्रशासनिक और अन्य व्यवस्थाओं का उल्लेख करता है। अगला केंद्रीय लक्षण भारत के संविधान में यह है कि केंद्र सरकार राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार रखती है। प्रायः जहां संघीय शासन व्यवस्थाएं पाई जाती है, वहां केंद्र को यह अधिकार नहीं होता कि वह राज्यों की सीमा नाम में कोई परिवर्तन करे, किंतु भारतीय संघ का यह विलक्षण लक्षण है कि भारत में केंद्र सरकार राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम को बदल सकती है, उसके क्षेत्र को बदल सकती है। अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में संघ राज्य की सहमति के बिना राज्यों की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संसद किसी राज्य से उसका कोई प्रदेश पृथक करके या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर कोई नया राज्य बना सकती है। किसी राज्य की सीमा के क्षेत्र में कमी या वृद्धि कर सकती है। राज्य की सीमाओं तथा उसके नाम को बदल सकती है। इस संबंध में राष्ट्रपति संबंधित राज्य से विचार विमर्श करके उसकी इच्छा मालूम करते हैं, लेकिन राज्य की इच्छा या उसके मत को स्वीकार करने के लिए केंद्र सरकार बाध्य नहीं है और वह उसके नाम, रूप और क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार रखती है। अगला जो एकात्मक लक्षण भारतीय संविधान में पाया जाता है वह है एकीकृत न्याय व्यवस्था। प्रायः जैसे संघात्मक राज्यों में जिस प्रकार दोहरा संविधान पाया जाता है, वहाँ वैसे ही न्याय व्यवस्था भी दोहरी पाई जाती है, किंतु
भारतीय संविधान इसका अपवाद है। अमेरिका की तरह दोहरी न्याय व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं अपनाई गई है, बल्कि न्याय व्यवस्था को पूर्णतः एकीकृत किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद यानी भारतीय न्यायिक व्यवस्था के पिरामिड में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय के अधीन अन्य न्यायालयों का गठन किया गया है, जो कि एक पिरामिड बनाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन उच्च न्यायालय हैं, राज्यों के उच्च न्यायालय, और राज्यों के उच्च न्यायालय के अधीन अन्य जिला न्यायालय उपस्थित है। राज्यों के उच्च न्यायालय के बाद न्यायालयों का गठन और निर्माण संघीय सत्ता द्वारा होता है, यानी राज्यों के न्यायालयों के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के अधीन ही होती है या केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है, और पूरी न्यायिक व्यवस्था एकीकृत है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन ही उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालयों के अधीन ही जिला व सेशन न्यायालय होते हैं। अगली संघात्मक विशेषता भारतीय संविधान में यह है कि संकट काल में भारतीय संविधान एकात्मक शासन का रूप ले लेता है। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352, 356 और 360 द्वारा संकट काल की घोषणा करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 352 द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने और राज्यों पर सभी प्रकार के प्रशासकीय नियंत्रण के अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक संकट उपस्थित होने पर लागू होता है, जिसमें राज्यपाल केंद्रीय सरकार के एजेंट के रूप में शासन करता है और संसद के पास राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार आ जाता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट में राष्ट्रपति को सभी राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने का अधिकार देता है। इस समय राष्ट्रपति राज्य के धन विधेयक को मंजूरी के लिए मंगवा सकता है। इस प्रकार 3 स्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य की वैधानिक व्यवस्था भंग होने पर और वित्तीय संकट आने पर राष्ट्रपति के हाथ में राज्यों की शासन व्यवस्था आ जाती है और राष्ट्रपति केंद्रीय संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार संकट काल में राज्य स्वायत्त इकाइयां न रहकर एकात्मक राज्य के अंग हो जाते हैं। प्रोफेसर पायले के अनुसार संकट काल की घोषणा से संविधान का संघात्मक स्वरूप समाप्त हो जाता है और केंद्रीय शासन सर्वोच्च हो जाता है। इस संदर्भ में हृदयनाथ कुंजर ने संविधान सभा में कहा था कि इन अनुच्छेदों से यह संभावना है कि राज्यों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए जैसे कि वे बच्चे हों और राष्ट्रपति ग्रामीण पाठशाला का एक शिक्षक, यानी राज्यों की स्वायत्तता इस समय पूरी समाप्त हो जाती है। अगला एकात्मक लक्षण भारतीय संविधान में यह है कि महत्वपूर्ण विषयों की एकीकृत व्यवस्था को अपनाया गया है। संघ राज्यों में दोहरा कानून, दोहरी न्याय व्यवस्था और उच्च नागरिक सेवाएं, दोहरा लेखा परीक्षण इत्यादि की व्यवस्था होती है। लेकिन जैसा कि हमने पहले बात की, भारतीय संविधान अपने आप में
कुछ विलक्षण लक्षण लिए हुए हैं और इन विलक्षणताओं के तहत ये सारी व्यवस्था भारत में एकीकृत अपनाई गई है। भारत में राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में पूरी तरह एकीकृत व्यवस्था को अपनाया गया है, जैसे अखिल भारतीय प्रशासनिक व पुलिस सेवाएं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक तथा लेखा सेवाएं, निर्वाचन आयोग, दीवानी तथा दंड संबंधी कानून पूरी तरह एकीकृत है। साथ ही राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा केंद्र अन्य अखिल सेवाओं की स्थापना करने का अधिकार भी रखता है। यानी सभी महत्वपूर्ण सेवाएं एकीकृत रखी गई है, जबकि संघात्मक राज्यों में ये व्यवस्थाएं दोहरी होती हैं। भारत में पूरी तरह ये व्यवस्थाएं एकीकृत है। अगला एकात्मक लक्षण है राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहती है। यानी एक राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक किसी राज्य का राज्यपाल रह सकता है। राज्यपाल के द्वारा प्रत्येक स्थिति में राज्यों पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण स्थापित हो जाता है या करने का प्रयास किया जाता है। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति संघात्मक सिद्धांत के प्रतिकूल है। जहाँ संघात्मक व्यवस्था होती है वहाँ केंद्र व राज्य समकक्ष होते हैं, लेकिन राज्यपालों की नियुक्ति ये दर्शाती है कि राज्य केंद्र के अधीन है। अगला एकात्मक लक्षण है आर्थिक दृष्टि से दुर्बल राज्य। वित्तीय दृष्टि से राज्यों को केंद्र पर निर्भर रखा गया है। आर्थिक दृष्टि से केंद्र पर निर्भर रहने से राज्यों की स्वायत्तता नाम मात्र की रह जाती है और केंद्र विभिन्न प्रकार के अनुदानों के माध्यम से राज्यों पर हमेशा हावी रहता है। श्री हृदयनाथ कुंजर के अनुसार राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को वित्तीय आपात संबंधी उपबंधों से बड़ा धक्का पहुंचा है। अगला और 10वां केंद्रीय लक्षण हमारे संविधान में यह है कि राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है। प्रायः जहाँ भी संघात्मक शासन व्यवस्थाएं पाई जाती है वहाँ उच्च सदन यानी राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन भारत यहाँ भी अपवाद स्वरूप है और भारत में राज्यसभा में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व न देकर जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देता है। विश्व के अन्य सभी देशों में उच्च सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। वहाँ आबादी और आकार के आधार पर राज्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, किंतु भारत में राज्यों को आबादी के आधार पर ही प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसका बड़ा कारण भौगोलिक विभिन्नता राज्यों के मध्य भारत में होना भी है। अगला एकात्मक लक्षण है राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजना। प्रायः राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति से कानून बन जाते हैं, परंतु कुछ विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख लिए जाते हैं, जो कि राज्य की स्वायत्तता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अगला एकात्मक लक्षण है सुपरिवर्तनशील संविधान। एकात्मक शासन में साधारण कानून तथा संवैधानिक नियमों में अंतर नहीं किया जाता और संविधान में साधारण कानूनों के समान ही संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में भी अनेक ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें सरलता से
साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। हम देखते हैं अमेरिका के संविधान में पूरी तरह कठोर संविधान का नियम अपनाया गया है। अमेरिका में किसी भी कानून में परिवर्तन करने हेतु संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, लेकिन भारत में संविधान के अनुच्छेदों को श्रेणीबद्ध रूप से बांट दिया गया है और ये 3 तरीकों से भारत में संविधान संशोधन होता है। तो अधिकांश अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें साधारण बहुमत से संसद पारित कर सकती है और संविधान में संशोधन कर सकती है या कानूनों में संशोधन कर सकती है। अगला एकात्मक लक्षण भारतीय संविधान में यह है कि केंद्र द्वारा राज्यों के मतभेदों का निवारण। केंद्र 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है, जिससे केंद्र की शक्ति महत्वपूर्ण हो जाती है। केंद्र के पास समन्वयकारी शक्तियां होती हैं। केंद्रीय सरकार वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय तथा क्षेत्रीय परिषद का गठन करती है। क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति एक केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति भी करता है। इस तरह से राज्यों की स्थिति के ऊपर केंद्र की स्थिति रहती है। केंद्र को हमेशा सर्वोच्चता या वरीयता प्राप्त रहती है। अगला और अंतिम एकात्मक लक्षण भारतीय संविधान में यह है कि अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण। अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में आता है और राष्ट्रपति विशेष आयोग की नियुक्ति इस हेतु कर सकता है, जो जांच करके प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति राज्य सरकारों से इन जातियों के कल्याण हेतु आवश्यक निर्देश दे सकता है। इस तरह भारतीय संविधान में कई एकात्मक लक्षणों को अपनाया गया है, जिससे केंद्र अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है और यह प्रतीत होता है कि भारत में संघात्मक शासन न होकर एकात्मक शासन ही है। भारतीय संविधान में ये अंतरंग एकात्मक लक्षण वे लक्षण हैं जिनका स्पष्ट उल्लेख संविधान के द्वारा या संविधान के अंतर्गत किया गया है।